आज की गोष्ठी के अध्यक्ष जी हमारे स्वामी जी, पांडे जी, हमारे के पांडे जी, ज्ञानेंद्र जी और अजय जी, चारू और मेरे पहाड़ के सभी लोग, मैं माफी मांग सकता हूँ कि मैं असली में हम लोग ऐसे फंसे रहेंगे कि राजू हमारे भाई पौड़ी से अपनी चिकित्सा के लिए यहाँ बना रहे थे, तो हम लोग ये इंदिरा गांधी इलाका में हम लोग बैठे थे, पौड़ी की रामलीला वहाँ टेप हो रही थी, तो मेरे को लगा कि अभी 6 बजे हैं, शायद वहाँ भी कुछ लोग बचे होंगे, तो हम इसी उम्मीद में यहाँ आए। राजू भाई को मतलब उठा के आया, हमारी राजनीतिक विशेष भी बनी है और पौड़ी के जो 30-40 कलाकार आए हैं उनकी पारंपरिक रामलीला है वो वहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। तो हम लोग बस यूं ही उम्मीद में आए, लेकिन आप सब लोग यहाँ मिल गए। बीच में आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि सभाओं का जो एक क्या कहते हैं कि जो एक उसमें रवानगी आती है वो उससे ध्वस्त हो जाती है, और कहानी की सभा में बीच में कोई आता है तो और गड़बड़ी हो जाती है। फिलहाल मेरे ख्याल में मुझे चारों ने और हिंदी कल जो बताया था कि हम ये जो वैश्वीकरण है उसके असर ऐसा कुछ था, वैश्वीकरण का हाँ, और वैश्वीकरण और जो स्थायी विकास, इस पर हम चर्चा करेंगे और स्मारिका निकालेंगे। तो मैं पहाड़ के सभी मित्रों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, और हमारी नई पीढ़ी के सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व लोग हैं, वो लोग बहुत क्रिएटिव हैं। और बीच में तो इनका जो एक और साथी है संजू पहाड़ी, जिसने नाम के पीछे ही पहाड़ी लगा रखा है, जिसको एक जमाने में जैसा अभी मित्रों ने बताया था लोग बाग अपने नाम के साथ जोड़ने में घबराहट महसूस करते थे। उन सबको मैं जानता हूँ और उनकी जो रचनात्मकता है, बल्कि मेरे से व्यक्तिगत रूप से कहा जाए और हम लोग दिलदार से कहा जाए, नरेंद्र नेगी से कहा जाए, तो हमें लगता है कि हमारे लैंप जो है वो बुझेगा नहीं, वो मतलब जलेगा ही महसूस होता है। हमारे नए लोग क्रिएटिव हैं और यहाँ से बाहर चले जाने के बावजूद भी, दिल्ली में जाने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जड़ों से जुड़ने से इनकार नहीं किया है, जो कि आप हमारी पिछली पीढ़ी की विडंबना रही है। उनको वर्षों में, दशकों में अनेक लोगों को मतलब 30-40 साल बाद पहाड़ याद आया जब राज्य बन गया है, कुछ और चीजें आई। लेकिन इस पीढ़ी में IIT में होने के बावजूद भी और MBA करने वाला होने के बावजूद भी, बड़ी नौकरी में होने वाला होने के बावजूद भी कभी भी अपनी पहचान और अपने जड़ों से जुड़े रहने में कतराहट कभी प्रकट नहीं। जब मैं आया तो 2-3 मित्रों को मुझे सुनने का मौका मिला। अभी मेरे ख्याल में समय का जो गुंजाइश ऐसी है कि बहुत विस्तार से बातें नहीं हो सकती हैं, कभी दोबारा इस तरीके का मौका मिलेगा। लेकिन वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया चली हुई है उसके लाभ भी मिल रहे हैं, लेकिन उस मुकाबले उसकी हानियों को समझने में हमारा समाज, बल्कि हमारा देश अभी शायद बहुत कामयाब नहीं हुआ है। कभी कभी जब संपदा और एक तरीके की संपन्नता किसी समाज में घुसती है तो हम उसके कारणों को नहीं तलाशते हैं कि ये इतनी जल्दी, इतनी तेजी से ये क्यों आ रहा है। और ये घरों में भी होता है, जिन घरों में ठेकेदारी चलती है, जिन घरों में पेड़ कटाने का काम करने वाले लोग होते थे, बजरी खोदने वाला काम, उन घरों में भी जिस तरीके से पैसा आता है उस तरीके से फिर कैसे अगली पीढ़ी फिर अपने ही क्लास फेलो को हरियाणा के उस बिल्डर के बेटे की तरह मारती है, और उस तरीके के केस देहरादून हल्द्वानी में भी होने लगे। तो हमारा समाज उसमें सवाल करने से जरा सी कतराता रहा है। कभी विस्तार से इस पर चर्चा हो और हमारे मित्र लोग उसमें लिखें, और मैं ये वाला पक्ष धसवाला जी के लिए छोड़ रहा हूँ जो अंत में बोलेंगे, और उनको बहुत विस्तार से इन मुद्दों को परखने का उनको मौका मिला है, और हमें एक तरीके से उन्होंने इस समझ को बढ़ाने में एक तरीके की दीक्षा दी है। हम एक छोटे से इलाके के लोग हैं, लेकिन हम एक बड़े से देश के हिस्से भी हैं, और अब ये छोटी हो गई दुनिया के हिस्से भी। इसलिए ग्लोबलाइजेशन को, खगोलीकरण को, और जो हम पहाड़ में विकास चाहते हैं उसको और ज्यादा आलोचनात्मक तरीके से देखने की जरूरत है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको अक्सर हम भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत ही प्योरिटी की भाषा में अगर बात करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उत्तराखंड कोई देश नहीं है जिसको आप अलग से बना रहे हैं। हमारे जो भी मुख्यमंत्री रहे अपनी पार्टियों के, चाहे वो बड़े नेता हो, लेकिन वो उस अर्थ में भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगले से नेता है। वो नॉर्थ ईस्ट के नेताओं की तरह न तो दिल्ली वालों को ब्लैकमेल कर सकते हैं और न ही कश्मीर की जैसी मिलिटेंसी वहां है। हम एक ऐसा समाज है
जो मुख्य धारा में जबरदस्त तरीके से मिलता रहा है। ये धन भी रहा है, ये ऋण भी रहा है। ये समझने की कुंजी है। आज हम मान लिया 2008 की जनगणना से करें आप, 2001 की जनगणना के अनुसार, तो तकरीबन हम 90 लाख से ऊपर अभी हो गए हैं। हम 50 लाख के करीब थे और मेरा अनुमान है कि हम 94 लाख के करीब, 93 लाख के करीब हमारी पॉपुलेशन पहुंच गई है। अभी 1 करोड़ में हम पहुंच गए हैं। लेकिन हम अकेले ऐसे समाज हैं पूरे देश में जहां के अपने मूल इलाके के 35 लाख लोग कम से कम अपने मूल इलाके से बाहर रहने के लिए रह सकते हैं। पूरे हिमालय में इतना बड़ा आउट माइग्रेशन कहीं भी नहीं है। और केरल जैसा जो सबसे पढ़ा लिखा प्रांत है हमारे यहाँ और सबसे ज्यादा आउट माइग्रेट करता है, वहां भी इतना बड़ा समाज, यानी कि हमारे मूल उत्तराखंड में जितने लोग हैं उसके लगभग 1/3 से ज्यादा उत्तराखंडी मूल के लोग उत्तराखंड से बाहर हैं। आप दिल्ली में ही 15 लाख से ज्यादा हैं, लेकिन आप बहुत कम ही दिखते। हर दफ्तर में अगर ये घोषित किया जाए कि उत्तराखंड वाले एक तरफ हो जाओ, तो आपको आश्चर्य होगा कि किसी दफ्तर में आप 20% के करीब होते हो, किसी दफ्तर में आप 15% होते हो, किसी दफ्तर में आप 22-24% होते हो। और जिस बंबई में उत्तरी भारत के तकरीबन 60 लाख लोग हैं, उसमें भी 15 लाख से ज्यादा लोग हमारे उत्तराखंडी मूल के। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके आधार पर हमें ग्लोबलाइजेशन को और जो विकास की प्रक्रिया हो रही है देश विदेश और अपने प्रांत में नए राज्य बनने के बाद, उसको देखने की जरूरत है। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि एक क्रांतिकारी सरकार उत्तराखंड में आ गई। उस क्रांतिकारी सरकार के लिए भी, और जो ईमानदार भी हो और बहुत कमिटेड भी हो पहाड़ों के मामलों के लिए, उस ईमानदार सरकार के लिए भी उत्तराखंड के 20 लाख शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देने की जिसको प्रतिभा या क्षमता उसमें नहीं होती। और ये तो भला हो हमारी छोटी मोटी जो शिक्षा का लाभ हमें मिला है, हालांकि गौरव करने का कुछ भी नहीं है। अभी भी हम 30% लोग अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं। अगर महिलाओं में चले जाएंगे तो आज भी 2001 या 2008 की जनगणना के अनुसार हम 40% हमारी माँ बेटियां अनपढ़ हैं। और अगर नगरीय पॉपुलेशन को आप घटा देंगे तो उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों की जो साक्षरता का दर है वो भी कम से कम 40 उसमें निरक्षर मिलेंगे आपको, और महिलाओं में तो 40 से ज्यादा 50 मिलेंगे। 30 तो घोषित है क्योंकि 70% हम पढ़े लिखे हैं, 20% पुरुष अभी निरक्षर हैं और 40% महिलाएं। उसके बावजूद भी जो पिछले 100-150 साल का हमारा पढ़ने लिखने का एक दबाव हम पर कॉलोनियल हमारे औपनिवेशिक शासकों ने लगाया था, उसके कारण हम नौकरियों में हमारा वर्चस्व ज्यादा है। और जिस समय 67 सन में हमारे यहाँ ट्राइबल्स को रिजर्वेशन मिला था, तो जो भोटिया समाज भारत तिब्बत व्यापार से वंचित हुआ था, लेकिन जो शिक्षित था उनको भी नौकरियों में अच्छा खासा एक हिस्सा दबोचने का मौका मिला। अब जो है मुश्किलें इस बात की है कि एक क्रांतिकारी, अच्छी, बेहतरीन, ईमानदार सरकार भी बहुत नौकरियां नहीं दे सकती। इसलिए ये वाला रास्ता भी हमारे यहाँ है कि आउट माइग्रेशन होगा, बाहर आएंगे। और मनी ऑर्डर इकोनॉमी, अब मनी ऑर्डर कितने आते हैं इसका संकेत नहीं देती है। मनी ऑर्डर इकोनॉमी इस बात का संकेत देती है कि पहाड़ में पैदा होने के बाद कितने पूत या बेटियां और बेटे पहाड़ से बाहर जाने के लिए सकते। और अभी आप पूरी दुनिया में सिलिकॉन वैली में जाइए, 9 उत्तराखंडियों के उद्योग और केसी जैसे लोग भी वहां हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति परामर्शदाता हैं। ये अलग बात है कि उत्तराखंड की किसी भी सरकार को 4 मुख्यमंत्री, 2 पार्टियां आ गई हैं और किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी सरकार को उनसे परामर्श लेने की जरूरत है। अमेरिका में हरीश पंत जैसे व्यक्ति हैं जो उनके हेल्थ के सबसे बड़े डिपार्टमेंट के मुखिया हैं, उनसे किसी को परामर्श लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने लोग वहां हैं वो सब बड़े जानकार हैं करके उनको गलत नहीं। अमेरिका में भागोली जैसे व्यक्ति हैं जो गुडईयर के अकेले नॉन अमेरिकन रहे, जो उसके फर्स्ट पर्सन बने और जिनको उतनी तनख्वाह मिलती थी जितने हम अपने 40 साल की नौकरी में जमा नहीं कर पाते हैं।